नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे बहुमुखी प्रतिभा की धनी वरिष्ठ कथाकार कुसुम भट्ट जी की कहानी लैंडस्लाइड। तो आइए सुनते हैं कहानी। गौरी का देहरी से बाहर निकलना हुआ ही था कि चट्टान की तरह बीच में आ गया अवरोध। पहचाना फूफू जी? जरा भी खिसकना उसने मुनासिब न समझा। अंगद पांव जमाए खड़ा रहा कमबख्त। ऐसे क्या देख रही हो फूफू जी? मैं कल्लू। गौरी ने कलाई घड़ी देखी। सिर्फ 30 मिनट। 10:30 बजे नहीं पहुंची तो सबकी आंखों की किरकिरी हो जाएगी। कई मर्तबा उसे देर से आने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी, पर हर बार उसे माफ कर ही दिया जाएगा इसकी गारंटी थोड़ी ही है। उसकी जिंदगी में ही इस कदर अवरोध क्यों? जब भी आगे बढ़ने को होती, बीच सड़क में लैंडस्लाइड। उसने ऑटो रिक्शा मंगवा लिया था। अगर वह 10 मिनट में होटल हिम पैलेस के पास नहीं पहुंची तो? वह एकटक गौरी की आंखों में देख रहा था। कलम सिंह हूं। बचपन में आप मुझे कल्लू कलवा कहती थी ना? उसे गौरी की पेशानी पर चिंता की सिलवटें देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत प्यासा हूं फूफू जी। देखो तो गर्मी से पसीना की छप छप हो रही है। वो हंसा। उसके तवे से काले चेहरे पर उजली मुस्कान उभरी। सफेद दंत पंक्ति चमकी। एक पल को गौरी तनाव भूल गई और पीछे मुड़कर फ्रिज से पानी की बोतल लाकर उसे थमा दी बेआवाज। उसका प्यास से हलकान गला पूरी बोतल एक सांस में गटक गया। चाचा घर में नहीं है? मामूली सा फिजूल सवाल करके वह बरामदे में बिछी कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसे पता था कि पुरोहित जी इस समय ऑफिस में होंगे। फिर भी गौरी को उलझाने की उसकी मूर्खतापूर्ण चेष्टा। गौरी को किसी भी हालत में राजपुर रोड के होटल अजंता में, जहां उसकी संस्था बुरांस और कुछ बाहर की संस्थाओं के पदाधिकारियों की मीटिंग में पहुंचना था। अब गौरी को बोलना पड़ा। फिर कलाई घड़ी पर नजर डालते हुए उसने शून्य में देखा। कल्लू, अभी तू सुमन नगर चला जा। वह चिहुका। तो पहचान लिया अपने भतीजे को? कहीं दूर जा रही हैं? गौरी ने उसकी तरफ देखे बिना गर्दन हिलाई। उसकी आंखों की याचना वह मन ही मन टालने का संकल्प करती रही और भीतर का एक कोना पिघलते रहने के बावजूद फुर्ती से ताला लगाकर निकल पड़ी थी। अंधेरा घिर जाने पर वह थकी क्लांत घर पहुंची तो कल्लू पुरोहित जी के साथ चाय पीते हुए गपबाजी करते हुए हंस रहा था। दोनों किसी तीसरे की मनोस्थिति की चीर फाड़ करते हुए शब्दों का उत्सव मना रहे थे। छोटी मेज पर नमकीन मठरियां सजी हुई थी। गौरी को देखकर पुरोहित जी भीतर लपके और चिहुक कर बोले, सुन गौरी, तू जल्दी से भात चढ़ाकर मसाला पीसकर आटा गूंथ ले। मैं मछली लेकर आता हूं। गौरी चुपचाप गुसलखाने में बंद हो गई। उसने शावर खोला और देर तक नहाती रही। आज भी उसे सुनना पड़ा था। बमुश्किल बाहर की संस्थाओं को उसने अपने जंगल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा था, वरना पहाड़ में बरसात के दिनों लैंडस्लाइड के चलते कोई काम करने को तैयार नहीं था। भाई, जंगल तो मैदानों में भी कट कट कर खाली हो चुके हैं। उनका तकिया कलाम होता। हाँ, अपने तो बस का नहीं है पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना, न्यू के अजय मिश्रा बोले थे, पर फिर गौरी के बुझते चेहरे को देखकर तैयार हो गए थे। जाड़ों के दिन थे। अभी अभी उसने बुरांश की हरितिमा की नींव में ईंटों की पहली खेप रखी थी कि शाम के धुंधलके में पुरोहित जी के साथ एक साय को टहलते पाया था। गौरी को देखकर पुरोहित जी आज की तरह लपके थे। इतनी देर कहाँ थी मैडम? कलम सिंह कब से राह देख रहा है। बहुत भूखा है बेचारा, जल्दी से नाश्ता बना दो। इस आदेश को अनसुना कर उसने कपड़े बदलकर चाय चढ़ा दी थी। आंच कम करके वह रजिस्टर में हिसाब देखने लगी थी। चाय पीने का उसका भी मन था। उसने रेडियो चला दिया था। तलत महमूद की दर्द भरी आवाज गूंजने लगी थी। ए गमे दिल कहीं और चल, और चल और चल। इस दर्द भरे गीत में वह भूल गई थी कि चाय का पानी खौलकर जल चुका था। पुरोहित जी जले हुए की गंध सूंघकर भीतर आए।
उन्होंने भगोने को जोर से बेसिन में पटका और दहाड़ मारी। फूहड़ औरत, देख अपनी करतूत। वे उसके कलम पकड़े हाथ को खींचकर रसोई में ले गए। देख। उन्होंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कल्लू बीच में आ गया। मारो मत चाचा, फूफू फिर बना लेगी चाय। गौरी की आंखों में धुआं भर गया था। कल्लू, जो उसके घर में उसके भाइयों की उतरन पहनकर अपनी नंगाई ढकता रहा था, जिसके परिवार के सब लोग उसके परिवार और गांव के टुकड़ों पर पले थे, उसके सामने जैसे उसके कपड़े उतार दिए थे पुरोहित जी ने। गौरी को आग और धुएं के बीच जलता छोड़कर वे बाहर निकल गए थे। कल्लू गौरी को ताकता रहा था। कोई बात नहीं फूफू जी, आराम से बन जाएगा, खाने का क्या है। गौरी ने भर आई आंखों के पानी को बमुश्किल भीतर घोंटा और भीतर के खारे समुद्र में अपने वजूद को छपछपाते देखकर गुसलखाने में घुसी तो पानी की धार के साथ आंखों का सारा खारा पानी धरती को भेज दिया। मां के शब्द कानों में शीशा घोलने को बढ़े। स्त्री की नियति पुरुष के हाथों पीटना और वाक वाणों से घायल होना ही लिखा है गौरी। स्त्री धरती की तरह होती है, धैर्यवान और सहनशील, तभी बसता है घर। वह सहज होकर रसोई में जा रही थी कि कल्लू की मुस्कान ड्राइंग रूम से झपट कर आई और उसकी आत्मा को छीलने लगी। इतनी सी बात पर दुखी हो रही हो फूफू जी? मालिक तो अपनी औरत को कुछ भी कह सकता है, जरूरत पड़ने पर हाथ भी उठा सकता है, मार पीट भी कर सकता है। मैं भी उठा देता हूं हाथ। ही। गौरी के भीतर घमासान चलने के बावजूद भूख भी समांतर चल रही थी। सुबह से वह कॉफी चाय पर ही भूख को थपथपाए दे रही थी। कल्लू की भूख का भी एहसास उसे था। बचपन में कल्लू को वह कभी चुराकर कभी छुपाकर गुड़ रोटी देती थी। कल्लू के परिवार के चाचा दादा आसपास के गांव में शादी ब्याह मुंडन आदि संस्कारों में ढोल दमाव बजाने का कार्य करते थे। एक चाचा दर्जी था, सभी के कपड़े वही सिलता था। खेती के नाम पर अपने गांव में एक छोटी सी सगवाड़ी थी। जमीन का कोई टुकड़ा उनके पास नहीं था। गांव वालों की दया पर जीने को विवश परिवार स्वावलंबी भी था, तो भी बहुत मामूली धेले रुपए और अनाज पर वे हमेशा आश्रित रहते, जैसे भूख से क्लांत दबे कुचले। छुआछूत इस कदर थी कि कल्लू के बड़े होने पर कोई जानवरों के लिए भी पानी नहीं भरवा सकता था। वे पानी के धारे को छू सकने में भी असमर्थ थे। पर समय परिवर्तनशील होता है। नई सरकार के आने पर अस्पृश्यता मिटाने का आंदोलन चल पड़ा तो सवर्ण थोड़े ढीले पड़े। शहरों के होटलों में साथ खान पान चलता, पर गांव में वे अभी भी अपनी थाली गिलास मिट्टी से मांझ मूंझ कर चमकाते हुए धूप में सुखाने रखते थे। फिर एक बार गृहिणी बर्तनों को राख से मांझकर शुद्ध करती। गौरी को अजीब लगता कि उसकी माँ जब गौरी को कल्लू गोद में उठाने को होता तो बुरी तरह फटकार कर गंगा जल से नहलाने पर उतारू होती। तो गौरी समझ ही नहीं पाती कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। गौरी, ए गौरी, कहाँ है भाई? ले चिकन पका ले झटपट। पुरोहित जी ने प्रफुल्लित आकर झोला डाइनिंग टेबल पर रखा। कलम सिंह, कहाँ है भाई? कलम सिंह जीने के नीचे की लैट्रिन में बंद था, जो कभी कभार ही धुलती थी। गौरी के चेहरे की रंगत देख उसे अंदर के बाथरूम में जाने का साहस ही नहीं हुआ था। पुरोहित जी ने उसे बाहर से आते देखा। अरे कलम सिंह, बाहर क्यों? कल्लू ने गर्दन झुका ली। पुरोहित जी फुर्ती से अलमारी में छुपाकर रखी घोड़ा छाप 3X रम की बोतल लेकर आए। जैसे कल्लू को इसकी उम्मीद न हो, उसका तवे से काला चेहरा खिल उठा। पुरोहित जी ने भी जैसे कारों का खजाना पा लिया हो। उनका गोरा गोल चेहरा खिलता गुलाब जैसा हो गया। देखा कल्लू, तुम्हारा ही नाम लिखा था इसमें बेटा। चल शुरू हो जा। कांच के 2 गिलासों पर वे कत्थई धार उड़ेलने लगे तो जैसे ततैया ने डंक मार दिया हो। बलबलाते उठे, ए गौरी, सलाद काटकर एक ऑमलेट बना दे। वे खोज खाज कर नमकीन भी ले आए और कल्लू के हाथ में गिलास थमाने के बाद अपने गिलास को उसके गिलास से टकराकर
चीयर्स बोलते हुए घूंट भरा। फिर याद आया कि गौरी की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही। बेडरूम में गए। गौरी इत्मीनान से चाय पी रही थी। वे गौरी पर बरस पड़े। इतनी जोर से बोला फिर भी सुनाई नहीं दिया। अरे औरत, घर आया मेहमान भगवान होता है बल। उसकी बेरुखी से घर की बरकत चली जाती है बल। गौरी बुत बनी रही। पुरोहित जी रसोई में ऑमलेट बनाने लगे। कल्लू को भी वहीं बुला लिया। कल्लू रसोई में जाने की हिमाकत कैसे कर सकता था। घूंट घूंट भरते बतियाता रहा। थोड़ी देर में दोनों ने बोतल खाली कर दी। अब ठहाके लग रहे थे। फिर कल्लू की रोने की आवाज। मेरी फूफू के साथ तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुरों। हमारी दिशा नाराज है तो मुझे धरती में गड़ जाना चाहिए ठाकुरों। कल्लू गहरे नशे में पुरोहित जी के पांव पकड़ रहा था। पुरोहित जी ठहाका लगा रहे थे। अबे कल्लू साले, तो कलम सिंह नहीं हो सकता बे। ठाकुर क्या है बे? देख, तू भी वही मैं भी वही। हम दोनों साथ पी रहे हैं ना। साले, अब कभी अपनी औकात में आया तो हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दूंगा। कल्लू और जोर से रोने लगा। गौरी बाहर आई तो कल्लू उसके पांव पड़ गया। मैं बहुत बुरा हूं, मुझे जूते मारो दिशा, मैं साला इसी लायक हूं। पुरोहित जी ने उसे अलग किया और रसोई में जाकर खुद चिकन बनाने लगे थे। अपनी बीबी को मैं समझता हूं कल्लू। गौरी, तू जा आराम कर। उन्होंने गौरी पर सरसरी नजर डाली। खाना खाकर तृप्त हुए पुरोहित जी बोले, गौरी, अब तू बर्तन मांज दे। और सुन, अपनी माँ की तरह इसके बर्तनों को धूप में मत सुखाना। पुरोहित जी गद्दे उठाकर कल्लू को लेकर बेसमेंट में चले गए। बर्तन मांजते हुए गौरी ने संकल्प लिया था कि अब वह कल्लू के लिए अपने घर का दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। उसे इस बात का दुख हुआ कि मेहरी के होते हुए पुरोहित जी कल्लू के बर्तन उससे मंजवा रहे हैं। मछलियों की दुर्गंध से घर बास मारने लगा तो गौरी चिंतित हो गई। आज वह खाना नहीं खाएगी, पर भूख तो उसे भी लगी है। उसने बंद दरवाजे के भीतर शीशे से झांका। आज भी वे दोनों पीते हुए बतिया रहे हैं, कभी बीच में फुसफुसा भी रहे हैं। गौरी को कुछ समझ नहीं आया कि आज गंभीर विमर्श क्यों चल रहा है। फिर उसने देखा, गिलास खाली कर कल्लू अचानक पुरोहित जी के पांवों में झुका। बचा लो ठाकुरों। उसने पुरोहित जी के पांव पकड़ लिए। इस बेटे के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर, कभी उधारी लेकर, कभी ठाकुरों के पांव पकड़कर किस तरह 12 पास कराया। मास्टर जी के खेत जोतकर, कभी उनकी बकरियां चराकर, कि मैं भी पढ़े लिखे बेटे का बाप ठहरा। घमंड से मेरी छाती 56 इंच की ठहरी। पर उस लड़की के बयान ने आसमान से खाई में पटक दिया मुझको। मैं क्या करूं? वह सुबक सुबक कर रोने लगा। पुरोहित जी घूंट घूंट नशा पीते हुए कभी उसके आंसू टपकते देखते तो कभी दीवार को घूरने लगते, पर एक बार भी उन्होंने अपनी टांगें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। प्लेट में कच्चे पनीर के कुछ टुकड़े अभी शेष थे। बोतल में घोड़ा छाप पौवा भर शेष थी। वह घूंट भरते रहे, पनीर ठूंसते रहे। काफी देर तक पांव दबाते, आंसू बहाते कल्लू का स्याह चेहरा, जिस पर पुरोहित जी को हवाइयां उड़ती दिखी। अचानक वे धीरे से बोले, कल्लू रे, सच बताना भतीजे, तेरे बेटे ने लड़की के साथ? उन्होंने कल्लू की खारी बावड़ी जैसी आंखों में एकटक देखा। कोई लड़की झूठ क्यों बोलेगी रे कलवा? कुछ तो गड़बड़ है भतीजे। चल सच बता दे, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे कल्लू। कल्लू फिर सुबकने लगा। नहीं ठाकुरों, मेरा बेटा कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो। पुरोहित जी गुर्राए। क्या बे? तो क्या नामर्द है तेरा बेटा? कल्लू तमतमा उठा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो ठाकुरों। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए। तो जरूर किया होगा। लड़की झूठ क्यों बोलेगी कल्लू? लड़की को अपनी भी बदनामी का डर होता है। पुरोहित जी ने उसे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठाया और पनीर का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। एक पैग और बनाऊं? इसे मछली के साथ पी जा कल्लू, और भूल जा।
पुरोहित जी ने एक पैक बनाकर उसको थमाया। कल्लू फिर उठकर पुरोहित जी के पांव के पास बैठकर पांव दबाने को हुआ। मेरा विश्वास करो ठाकुरों, मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। पुरोहित जी ने झटक कर पांव छुड़ा लिए। अबे तो करना चाहिए था ना। वे लड़खड़ाते हुए उठे, 4 कदम आगे गए, फिर कुछ सोचते हुए पीछे मुड़े और एक पैग और बनाने लगे। ले बेटा और भूल जा। उन्होंने कल्लू की कांपती उंगलियों के बीच गिलास थमाया। कल्लू पुरोहित जी का नशे से भीगा गोल गोरा चेहरा, जिसके होठों के कोरों पर लार सा कुछ मिचमिचा रहा था, ताकने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी जिन शब्दों के फर्श पर गिरने से उसके दिमाग में जलजला उठ रहा है, वे उसके ठाकुरों के मुंह से ही निकले हैं। उन्होंने बोला भी है या उसको भ्रम हुआ है? उसकी कपाती उंगलियों ने गिलास कसकर पकड़ लिया और ठीक इसी पकड़ के बीच आकाश में उड़ती तीर लगी चिड़िया सा लहूलुहान क्षण झप उसकी चेतना में गिरा। तीर की तरह देहरी से छूटती उसकी खूबसूरत 15 वर्ष की बहन रूपा को उसने अलकनंदा में छलांग लगाने से बचा लिया था। उसके दिमाग की बुझी बत्ती भक्क से जल उठी। इस समय पुरोहित जी के गांव के दबंग उमेश की गर्दन उसके हाथ में होती तो मां कसम वह दबा देता। रूपा शाम के उस समय उसके गोठ में गोबर साफ कर सूखी पत्तियां बिछा रही थी। ऊपर दमोले में फौज से निष्कासित हुआ उमेश शराब पी रहा था। बहन उसके घर में पगार पर काम करती थी। गरीबी जो न कराए, वह अकेले रहता था। पत्नी उसको छोड़ चुकी थी और माता पिता ऋषिकेश में रहते थे। उसका घर भी गांव के दूसरे छोर पर था। फड़फड़ाती रह गई बहन। निचुड़ी देह, बिखरे बाल, फटे कपड़े, धुआं धुआं आंखें लिए देहरी पर खड़ी होकर सिसक सिसक कर बताई थी। उनके घर से अलकनंदा सिर्फ 1 मील नीचे थी। जरा भी देर होती तो उसके आंसू छलक पड़े। कितना बेबस था वह। उमेश को सबक सिखाने के लिए वह कितने जतन करता रहा था। कभी दराती पैनी करता, कभी डंडा उठाता, कभी तीर धनुष बनाता, कभी बड़ा पत्थर उठाता, पर हर बार उसकी रीढ़ में जाने कौन बर्फ की सिल्ली रख जाता और वह सीधा खड़े होने की बजाय झुकता ही गया। उसे पुरोहित जी पर अपार श्रद्धा होने लगी। पुरोहित जी उसकी जब जरूरत हो भरपूर मदद करते थे। जब से उसका बेटा हवालात में बंद हुआ, उसे उनका ही एकमात्र सहारा था। पर आज पुरोहित जी ने नशे में जो कहा, उसे सुनकर वह जैसे घाटी से चोटी पर पहुंच गया। गौरी से रहा न गया। देह मन की बार बार प्रताड़ना के दृश्य उसे चुनौती देने लगे। वह तीर सी सनसनाती देहरी से बाहर निकली तो कल्लू की नजर पड़ गई। ओ दिशा, कहाँ जा रही हो? मेरी फूफू जी चली गई ठाकुरों, उसे रोक लो। वह चीत्कार करते हुए लपका, पर गौरी अंधेरे में गायब हो चुकी थी। कल्लू बदहवाश पुरोहित जी के कंधे पकड़कर धक्का मारने लगा। फूफू चली गई ठाकुरों, वह भरभरा कर रोने लगा। पुरोहित जी घूंट भरते उसे थपकने लगे। आ जाएगी कल्लू, थोड़ी देर में आ जाएगी। कहाँ जा सकती है बेचारी औरत। थोड़ी ही देर में गौरी इंस्पेक्टर के साथ भीतर आई तो पुरोहित जी को नशे में भी करंट लगा। वे विस्फारित आंखों से कभी इंस्पेक्टर और कभी गौरी को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था वह उनकी ही पत्नी है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।